अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सरफराज ख़ान IPL में दिल्ली के लिए खेलते हैं और रणजी ट्रॉफ़ी में मुंबई के लिए खेलते हैं। कल उन्होंने एक मैच में सेंचुरी बनाई, 100 रन बनाए और वो बनाने के बाद जब उसको सेलिब्रेट किया और आखिर में उनसे जब पूछा गया कि आपने ये जो सेंचुरी बनाई है ये आप किसको डेडिकेट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि ये मैं अपने वालिद मोहतरम जिनका नाम नौशाद ख़ान है, मैं उनको ये डेडिकेट करना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे वालिद साहब ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाने के लिए जो मेहनत की है, जो जद्दोजहद की है, और आज मेरे वालिद साहब घर पर है, तो मैं जानता हूँ कि मेरे इस सेंचुरी से, मेरे इस 100 से जितनी खुशी मेरे वालिद साहब को होंगी उतनी खुशी शायद ही दुनिया में किसी को हो। इसलिए मेरे वालिद की जो खुशी है उस खुशी को देखकर मेरी जो खुशी है वो अपने वालिद को मैं डेडिकेट करता हूँ कि हमारी खुशी क्या है, जो कुछ भी है, अगर हमारे वालिदैन खुश है तो वही हमारे लिए सारी दुनिया है। और ये उन्होंने जो है इस तरह से पोस्ट भी किया। तो ये बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स यानी न्यूज़ जो वेबसाइट्स है उनके ऊपर मैंने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई ये देखकर, क्योंकि मैं सरफराज को उस वक्त से जानता हूँ जब वो अंडर 19 के अंदर खेलते थे और ये सारे उनके साथी हैं जो आज जो है इंडियन टीम के अंदर है, बहुत सारे उसमें से ये सारे जो है उन्हीं के साथ अंडर 19 में ये सारे लोग खेलते थे और इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था। और उसके अंदर भी सरफराज ख़ान ने फाइनल मैच में, सेमीफाइनल के अंदर बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी थी। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ 15 साल की उम्र में विराट कोहली ने सरफराज ख़ान को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अंदर खेलने का मौका दिया था और IPL का ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा कम उम्र खिलाड़ी जिसने IPL में खेला है वो सरफराज ख़ान ही हैं। उसके बाद में सरफराज ख़ान का सफ़र जो है अभी तक जारी है, अभी भी यानी उनकी अभी शुरुआत है, अभी उनके आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी है और हम अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करते हैं आगे चल के वो इंडियन टीम के लिए भी खेलेंगे। ये एक फर्माबरदार बेटे की अलामत है, एक फर्माबरदार बेटे की निशानी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी है सरफराज ख़ान। पूरी दुनिया आज उनको जानती है, क्रिकेट की दुनिया में जो है पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया पहचानती है सरफराज ख़ान जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो उनकी मामूली पोजीशन, मामूली हैसियत नहीं है। रणजी खेलना वो भी मुंबई के लिए वो ऐसा ही है जैसे इंडियन टीम के लिए खेलना है, क्योंकि मुंबई की टीम भी अपना एक मकाम, अपना एक मर्तबा रखती है। इन सारी बातों के बावजूद मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत सारे बेटों को जानता हूँ, उनके पास थोड़ा सा एजुकेशन आ गया तो वो ये भी गवारा नहीं करते कि भाई हम अपने गरीब माँ बाप को इंट्रोड्यूस कराए लोगों के सामने कि हमारे माँ बाप गरीब है, हमारे माँ बाप किसान हैं, हमारे माँ बाप किसी खेड़े गाँव के रहने वाले हैं, या हमारे माँ बाप जो है वो कम पढ़े लिखे हैं। आजकल के नौजवानों का एक इस तरह से जो है ना, आजकल के जो नौजवान हैं वो बहुत सारों को मैं जानता हूँ, यानी उनका बात करने का स्टाइल, उनका रहने का स्टाइल, उनका चलने का स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाता है। और आज मैं आपको ऐसे 2 वाक़यात सुनाऊँगा। एक तो मैंने सरफराज ख़ान का आपको बता दिया, ये एक फर्माबरदार बेटा है जिसको पता है आज मैं जिस जगह पर हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिद के काविश की वजह से, अपने बाप की मेहनत की वजह से। और दूसरी तरफ जिस वक्त में लॉकडाउन था, रोड रास्ते बंद थे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए भी एक पास बनाना पड़ता था और वो मई का सख्त महीना था और चिलचिलाती धूप, बाहर ऐसा लग रहा है जैसे अंगार बरस रही है आसमान से। रोड पे निकलने के लिए कोई इंसान तैयार नहीं है। वैसे वक्त में दोपहर के ज़ोहर की नमाज के बाद 2-2:30 बजे का वक्त होगा और मैं जो है अपने ऑफिशियल काम के अंदर जो है
एक कॉल मैंने अटेंड किया हुआ था और मैं उस पर बात कर रहा था, तो मैंने अचानक देखा एक बुज़ुर्ग जो है 3-4 मरतबा आए गए, फिर वो सामने खड़े रह गए और मुझे उन्होंने इशारे से बाहर से सलाम किए। मैंने वालेकुम अस्सलाम कहा और मैं उनके चेहरे से समझ गया कि ये पसीने में शराबोर है और बहुत ज़्यादा जो है थके हुए हैं। तो मैंने उनको इशारा किया, मैं बोला आ जाओ अंदर, अंदर ढकेलो दरवाजे को, अंदर आ जाओ। वो आए, आने के बाद मैंने उनको इशारे से कहा, मैं बोला बैठो, मैं थोड़ा सा कॉल पे हूँ, और पानी की बोतल थी, मैंने उनको ठंडा पानी जो है पेश किया। वो बड़े खुश हुए, पानी वानी पिया उन्होंने। पानी पीने के बाद वो वैसे ही बैठे रहे जब तक मैंने जो है, जब मेरी कॉल ख़त्म हो गई उसके बाद में फिर मैंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, कहाँ के है, किधर है। उन्होंने मुझे महाराष्ट्र के ही एक तालुक़े का नाम बताए, बोले मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं गवर्नमेंट में ऑफिसर था, और मैंने मेरे रिटायरमेंट के बाद अपना जितना भी पैसा था वो अपने बेटों को सेटल करने में, यानी मेरे बेटे जब जो है पढ़ रहे थे तो मैंने उनको दोनों को भी बड़ा इंजीनियर बनाया हूँ। दोनों यहीं पे जॉब करते हैं। एक बेटे की तनख्वाह कुछ 1 लाख रुपये है, दूसरे बेटे की तनख्वाह 1.5 लाख रुपये है। और मेरा जब रिटायरमेंट हो रहा था तो बेटों ने कहा कि अब्बा हमको बस तुम घर दिला के दे दो, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने मेरी ज़िंदगी की भी जो सेविंग थी, जो रिटायरमेंट का भी पैसा था, वो सारा लगा कर अपने बेटों को जो है, जो मशहूर और मारूफ सोसाइटी है जहाँ पे एकदम हाई क्लास लोग रहते हैं, वहाँ पे उनको मैंने तकरीबन 1 करोड़ रुपये का मकान दोनों को भी ख़रीद के दिया हूँ। दोनों अपनी फैमिलीज़ के साथ में आराम से है, इत्मीनान से है, सुकून से है। अब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, उसके बाद से जो है मैं अभी अपने बेटों के साथ में ही था, और बेटे जो है दोनों भी मेरे वो घर से ही वर्क फ्रॉम होम है उनका, 24 घंटे वो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और घर पे ही जो है काम कर रहे हैं। अब हालत अभी फ़िलहाल मेरी ऐसी हो चुकी है कि जिन बेटों को मैंने 1 करोड़ रुपये का मकान ख़रीद के दिया था, तो मैं गांव में ही रहता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी आया था बेटों के साथ में। मैंने सोचा कि चलो भाई लॉकडाउन का ज़माना है, थोड़े दिन रहना, क्योंकि गाँव में खाने पीने चीज़ों की बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन मसला ऐसा आया हुआ है कि बेटों को ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोझ हूँ उनके ऊपर। दोनों बेटे मस्त है अपनी फैमिलीज़ में और दोनों एक ही घर में रहते हैं। दोनों की भी माशाल्लाह वेल सेटल लाइफ है, दोनों को भी बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। घर के अंदर हर फैसिलिटीज़ है, हर सहूलत है। घर में एसी लगा हुआ है, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर है, 90 इंच का टीवी भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन बाप को रखने के लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कहना यह है कि भाई जो मेरा गांव का भी घर था, बोले मैंने वो भी बेच दिया इन लोगों को घर लेने के लिए, क्योंकि मैंने पूरा पैसा इस घर के लिए लगा दिया। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मैं अभी गांव में भी जाऊंगा तो वहाँ पे भी मैं अपने रिश्तेदारों के साथ में रहता हूँ, मेरा अपना वहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैंने इनके लिए सब कुछ किया हूँ। तो दोनों ने जो है, उन दोनों ने मुझे कहा कि भाई हमारे पास में आप नहीं रह सकते, इसके लिए मैं अभी जो घूम रहा हूँ ना, बोले इधर से उधर मैं पास लेने के लिए घूम रहा हूँ। जो पास है, पास उमर मस्जिद के सामने, मैंने कहा कि हमारे एक दोस्त की दुकान है, वो पास बना कर देते हैं। वो गए थे वहाँ पे पास नहीं मिला तो वो ढूंढ रहे थे, बोले मैं वहाँ जाकर आया। उसके बाद में जो है दूर बस स्टॉप के नीचे जो है कोई पास बना कर देते, तो फिर रहे हैं इधर से उधर धूप में, सिर्फ पास के लिए कि भाई किसी तरह से मुझे पास मिल जाए। तो पास मिलेगा तो मैं फिर अपने वतन को, अपने गांव को जा सकूं, क्योंकि बेटों के घर में बाप के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, जगह ही नहीं है। मुझे इतना अफसोस हुआ उन्होंने जब मुझे सुनाए ना, और बोले असल में वो मुझे डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, बल्कि मुझे सता रहे हैं, मुझे चाय नहीं दे रहे हैं। सुबह में 11-12 भी बज गए तो चाय नहीं, खाना 4-4, 5-5 बजे तक नहीं। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, रात में खाना नहीं, उसकी बजाय वड़ा पाव लेके आ जा रहे, बोले बाहर से बेकरी से पाव ला रहे, क्योंकि औरतों को रोटियां बनाना जान पे आ रहा है। मैं बोला नहीं रे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, या ऐसे घर में मैं नहीं रह सकता। और मुझे जो है, यानी मैं परेशान हो गया, बोले इस तरीके से मुझे जो है ना टॉर्चर कर कर के कि भाई तुम यहाँ रहो मत, तुम घर छोड़ के चले जाओ। इस तरीके से फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने गाँव में ही ठीक हूँ, वहाँ पे कम से कम वक्त पे मुझे खाना मिलेगा, मैं वहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ में रहूँगा।
तो वो बुज़ुर्ग ने जब मुझे ये सारा वाक़या सुनाए और मैंने उनकी जो हालत देखा कि मैंने कहा दो दो बेटे हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपये जो है सैलरी ले रहे हैं। अरे कम से कम कोई बेटा आता और वो कम से कम एक आधे पास के लिए कोशिश करता कि चलो भाई मैं पास निकाल के दे दूं। यार कैसे, मैं इससे पहले भी मैंने कहा हूँ ना, ऐसी औलादों से कुत्ते अच्छे हैं, क्योंकि कुत्तों में भी थोड़ी बहुत वफ़ादारी होती है। आपने रोटी का टुकड़ा एक बार डाल दिए तो 10 मरतबा वो आपके पैरों के पास में जो है इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। ये तो कुत्तों से भी बदतर है ये कि एक इंसान ने अपना घर बेचकर, अपने पेंशन के पूरे पैसे लगा के, अपना पूरा सेविंग लगा के इनको बड़े शहर में सेट करने के लिए 1 करोड़ रुपये लगा दिया, और ये कुत्तों से भी बदतर जो पिल्ले है, इनके पास अपने उसी बाप के लिए घर में कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। उन बहुओं ने शुक्र मानना चाहिए अपने ससुर का, जिसके तुफैल में उनको रहने के लिए इतना बड़ा और इतनी हाईटेक और आलीशान सोसाइटी में, और लोग बोलते हैं ये सोसाइटी में सारे इज्जत वाले रहते हैं। गलत बात है, ये सिर्फ बोलने की चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी नज़रों के ऊपर जो है ना दुनिया के चश्मे लग गए हुए हैं, इसलिए हमको लगता है ये सोसाइटी में लोग रहते हैं तो बहुत इज्जत वाले। इज्जत भाई ऐसी सोसाइटियों में रहने से नहीं आती है। आप भले झोपड़पट्टी के अंदर रहो, लेकिन अगर आपके माँ बाप खुश है तो वह आलीशान सोसाइटी में रहने वालों से 1000 गुना ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपके माँ बाप की आपको दुआ मिल रही है। और आलीशान सोसाइटी में रह रहे हैं खाली स्टेटस के लिए, और आपके माँ बाप की आहें और बद्दुआएं अगर आपको लग रही है, कोई फ़ायदे का नहीं है। आपसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर लोग वो है जो बेचारे झोपड़पट्टियों के अंदर रहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप की उनको दुआएं मिल रही हैं। तो ये 2 वाक़यात मैंने आपको सुनाया हूँ। एक तरफ सरफराज खान है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और जो रोकर अपने वालिद साहब को जो है अपनी जो सेंचुरी है वो डेडिकेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से ये भी एक बाप है जो मेरे सामने बैठा हुआ था, और जिसके बेटों को सेट करने के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दिया, और आज वही बेटे उस बाप को जो है चाय 12 बजे मिल रही है, दोपहर का खाना असर के टाइम पे, वो शुगर का पेशेंट बुढ़ा ऐसा तड़प रहा है बेचारा, और जो है रात में रोटी नहीं बनती, बोले यहाँ पे पाव लेके आ जा रहे लादी बेकरी पे से 2-2 3-3 खाओ, यही खाओ। अरे भाई मुझे जवारी की रोटी खाने की आदत है, यहाँ नहीं मिलती, बोले जवारी की रोटी खाओ, पाव से रोटी खाओ, मिसल पाव खाओ, बोले इससे पेट भरो। यहाँ ये ऐसे ही पेट भरते हैं, करोड़ों के घर में रह रहे और मिसल पाव खा रहे। अरे अरे अरे, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, ये कहावत ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल सही आती है। अफसोस की बात है ये। तो ये दोनों बापों का वाक़या, और एक वाक़या मुझे हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाते थे, वो याद आ रहा है। बोले एक बाप ने अपने बेटे के लिए एक बंगला छोड़ा और बाप मर गया, तो वो बेटा बाप को लात मार के ये कहता था, बोले बुड्ढे तूने हमारे लिए क्या छोड़ा, जबकि बोले बाप ने उसके लिए इतना बड़ा बंगला छोड़ा था। फिर भी बेटे को ये शिकायत है कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या छोड़ा। तो आज की जो औलादे हैं, कल मैं तालीम के अंदर पढ़ रहा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल वो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली का कौल नहीं है, ये हदीस है और हज़रत अली उसके रावी है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को अगर 3 चीज़ें मिल जाए, 3 चीज़ें, एक रहने के लिए छत, दूसरे पेट भरने के लिए रोटी, और तीसरे उसको कोई बड़ी बीमारी ना हो, दुनिया की सारी दौलतें उसके कदमों में आ गई। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ये दे दिया है, माँ बाप से हिर्स और हवस मत करो कि दूसरों के बाप ने जो है बुलेट दिला के दिए, तुम तो हमको गाड़ी भी नहीं दे रहे और दूसरों का बंगला है और हमको झोपड़पट्टी में रख रहे। अल्लाह ऐसी नाफरमान औलाद से हमारी हिफाजत फरमाए, और सरफराज खान जैसी औलाद हर माँ बाप को अता फरमाए। अजान हो रही है, इसलिए बात को ख़त्म करता हूँ।